गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति सोरटे और मैं यहाँ टीम वत्सला के साथ लाइव सेशन के लिए आई हूँ और हमारा आज का टॉपिक है मूवमेंट इज लाइफ। मिलिए मेरे टीम को। ये है डॉक्टर ध्वनि पंचाल, डॉक्टर गरिमा यादव, डॉक्टर पंकज गाला, डॉक्टर सिद्धि दर्वी, डॉक्टर स्नेहा राजपूत, डॉक्टर सिद्धि राघव और हमारे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्पर्स, ये है स्नेहा, सुवर्णा, अनुराधा। यस, तो ये है मेरी टीम और जो दिन और रात आपके पेन को कम करने में मदद करती है। और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो हमारे टीम के तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है मूवमेंट इज लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोबारा कि मेरा नाम है डॉक्टर स्मृति सोरटे और मैं वत्सला वेलनेस की चीफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड फाउंडर हूँ। सो जब हम लोगों ने सोचा कि आज क्या बात की जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे बेसिक क्या होता है, होती है मूवमेंट। सो जिन लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी ना कि ही मेरा प्रोफेशन है बल्कि एक पैशन भी है, वत्सला वेलनेस ये क्लिनिक जो है थाने में 2009 से है। पहले इसका नाम था रश्मि फिजियोथेरेपी और हमारे ब्रांचेस राम मारुति रोड और गोड़बंदर रोड पे है। कोविड ने हमें एक ऑनलाइन फिजियोथेरेपिस्ट भी बना दिया है और हमारे जो पेशेंट्स है वो ऑल ओवर द ग्लोब है। सो जब हम लोगों ने सोचा कि हमारे छोटे छोटे जो एजुकेशनल चीजें हैं जो पेशेंट आने के बाद हम उनको बताते हैं, पेशेंट एजुकेशन करते हैं, तो अभी हम कैसे करें। तो इसलिए उसी हेतु को मन में नजर रखते हुए हमने अपना यूट्यूब चैनल निकाला जिसका नाम है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। अभी डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो क्यों, वत्सला वेलनेस क्यों नहीं? क्योंकि जब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो धीरे धीरे हमें ये पता चला कि हम लोग सिर्फ उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे लेकिन उनके परिवार को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो एकदम प्रेग्नेंट महिला हो, मतलब बच्चा होने के पहले, या फिर एक छोटा सा बच्चा हो, या एक 90 या 100 साल का बुजुर्ग हो। इसलिए हम बने योर फैमिली फिजियो। सो जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया तो बहुत छोटे छोटे हमें डाउट्स आने लगे हमारे पेशेंट से कि मैम आप ये क्यों नहीं बनाते हैं वीडियोस की मसल क्या होता है। जब हमें डॉक्टर बताते हैं कि मसल में इंजुरी है, टेंडन में इंजुरी है, तो ऐसे छोटे छोटे एजुकेशनल वीडियोस हम लोगों ने बनाए आप लोगों के लिए। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो सर्च करिए और बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इतने साल एक्सपीरियंस के क्लिनिक के होने के बाद, करीबन 14 साल मेरा एक्सपीरियंस है और क्लिनिक को 13 साल हुए हैं। ये सब होने के बाद हमें लगा कि हमारे पेशेंट्स ने जो हम पे इतना विश्वास बताया है, इतना हम लोगों पे भरोसा किया है, तो हम अपने पेशेंट्स को ले क्यों ना कुछ करें। क्योंकि जैसा आपको पता ही है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हम जो दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए हम इस ग्रैटिट्यूड डे के कॉन्सेप्ट को इस साल से हमने स्टार्ट किया है, जहां पे 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को हम अपने पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आप पूरे साल में सिर्फ 12 बार भी हमारे क्लिनिक में आए फिर भी आप मोस्ट वेलकम हैं, क्योंकि उस दिन आपको हम चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। और मुझे ये बेहद खुशी होती है बोलने के लिए कि हमारे 1 तारीख के अपॉइंटमेंट्स ऑलमोस्ट फुल जाते हैं और जो पेशेंट के चेहरे पे खुशी होती है उससे हम और खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिजियोथेरेपी डे के लिए ही हमने एक स्पेशल कैंप रखा है जो 11 तारीख को हमारे गोड़बंदर क्लिनिक पे है। सिर्फ ये एक फिजियोथेरेपी कैंप नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी होने वाला है जो डाइटिशियन रीना चड्डा देने वाले हैं, वो भी एक फ्री कंसल्टेशन है। फिर डॉक्टर सुरभि वैद्य की तरफ से, जो एक आयुर्वेदिचार्य है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो नाड़ी परीक्षण करने वाले हैं। और नाड़ी परीक्षण से तो आपको पता ही है कि जो प्रॉब्लम्स हमें नहीं पता रहते हैं वो भी पता चलते हैं। फिर रॉयल डायग्नोस्टिक्स जो हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर हैं पिछले कई सालों से और हमारे पेशेंट्स को
वो एक स्पेशल 10 to 15% डिस्काउंट देते ही है। सो इस स्कैम के लिए जो हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के लिए कर रहे हैं, उसके लिए वो स्पेशल कुछ टेस्ट के लिए जो बहुत कॉमन टेस्ट है, जैसे विटामिन D3, B12, शुगर, इन टेस्ट के लिए 50% डिस्काउंट हमारे हर एक पेशेंट को मिलने वाला है। सो आपने सुना होगा 10%, 20%, लेकिन वत्सला वेलनेस और रॉयल डायग्नोस्टिक आपके लिए ला रहा है 50% डिस्काउंट ऑन दिस कॉमन टेस्ट। सो हर साल की तरह फिजियोथेरेपी डे पे वर्ल्ड WCPT, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी, हर एक थीम देता है हमें कि क्या इस बार इम्पोर्टेंट है। तो इस साल का थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बोलते हैं आमवात, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम बोलते हैं संधिवात। तो आमवात जो होता है ये बहुत ही कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है, और मुझे ये बोलते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि 520 मिलियन लोगों को रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी खराब हुई है। लेकिन आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में नहीं, हम लोग बात करने वाले हैं मूवमेंट इज लाइफ के बारे में, क्योंकि एक सिंपल मूवमेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस से बचा सकती है। सो मूवमेंट इज लाइफ क्यों? मूवमेंट हमें सिर्फ शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक भी स्वस्थ रखती है। सो जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हमारे एक पेशेंट थे, वो बैंक में है, और उनके ऑफिस में एक बहुत ही यंग लड़का था, मुझे था बोलना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ। वो सिर्फ 29 इयर्स का था, और उसकी तभी शादी हुई थी कुछ दिनों पहले। उसको एंकल फ्रैक्चर हुआ, और एंकल फ्रैक्चर होने के बाद अच्छे से रिकवर हो गया, हीलिंग हो गई, लेकिन उसने एक्सरसाइजेस नहीं की, और उसके वजह से उसके जो काफ मसल होते हैं, जिसको हम सेकेंड हार्ट बोलते हैं, वो टाइट हो गए। उसने ऑफिस में आना स्टार्ट भी किया। उसको सिर्फ 1 या 2 ऐसी एक्सरसाइज करनी थी जिससे उसके काफ मसल्स जो है वो ब्रीदिंग रहे, क्योंकि 6 हफ्ते के आसपास उसका पैर प्लास्टर में था, लेकिन वो भी एक्सरसाइजेस नहीं हुई। वो एक दिन काम से निकला, लेकिन दूसरे दिन हमें पता चला that person was no more। ऐसा क्यों हुआ? अगर वो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते थे पंजे ऊपर नीचे करने की, जिससे हमारी जो काफ मसल है वो अच्छे से पंप कर सकती है, जिसको हम सेकेंड हार्ट बोलते हैं, तो वहां पे जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो वहां पे रुकता नहीं था। जब वो एक ऑफिस में काम करता था तो 9 से 5 कम से कम एक ही पोजीशन में बैठा रहता था, खाना भी वो अपने डेस्क पे ही खाता था। तो सिर्फ इमोबिलिटी के वजह से उस काफ मसल में उनको 29 के एज में एक सडन हार्ट अटैक आया, एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही चला होगा कि मूवमेंट इज लाइफ, हमने ये टॉपिक को क्यों चूज किया है। सो कोई भी लाइफ स्टार्ट करने के पहले मैं ज़रूर बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है, क्योंकि आप में से शायद कोई लोग हमारे नए फॉलोअर्स हैं, या यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि जिनको पता नहीं कि फिजियोथेरेपी ही क्या है। सो फिजियोथेरेपी क्या है? एक ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक शाखा है, जहाँ से हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन, असेसमेंट ही नहीं करते, लेकिन प्लानिंग भी करते हैं ट्रीटमेंट का, और ट्रीटमेंट को देते भी है पेशेंट के लिए। सो अभी लाइफ सेविंग मेजर्स जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, डॉक्टर गरिमा बात करने वाली है हार्ट एंड लंग फिजियोथेरेपी के बारे में, जिसमें एक चेस्ट फिजियोथेरेपी छोटा सा बट महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पूरी दुनिया ने कोविड-19 में देखा ही है कि सिर्फ चेस्ट फिजियोथेरेपी से, कोविड से जो पेशेंट सफर कर रहे थे, उन्होंने कितनी अपनी जान बचाई जस्ट बिकॉज उनको वक्त पे चेस्ट फिजियोथेरेपी मिली। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी जैसे लाइफ सेविंग मेजर्स को भी एक फिजियो देते हैं। सो एक फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपी के इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये सभी चीजें होते हैं। लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं, कई लोग हमारे पास एक पर्ची लेके आते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज करने बोले हैं। आजकल तो फाइल्स में भी हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। आप फाइल खोलिए, फाइल के राइट एंड लेफ्ट में सब दिया रहता है, बैक के एक्सरसाइज, नेक के एक्सरसाइज, स्पाइन के एक्सरसाइज।
लेकिन जब एक पेशेंट हमारे पास आता है, सो ये डायनामिक एक्सरसाइज, हाथ पैर हिलाने वाले एक्सरसाइज हम नहीं बताते, उसमें हमारा कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फिजिकल डायग्नोसिस जिसे हम बोलते हैं, आप जब हमसे कंसल्टेशन लेते हैं तो हम आपको बताते हैं आपका फिजिकल डायग्नोसिस क्या है। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब आपको एल्बो पेन हो रहा है और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको टेनिस एल्बो है, या नेक पेन के लिए बताएंगे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। लेकिन जब हम आपको असेस करते हैं, हम आपको देखते हैं कि आपकी कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कौन सा लिगामेंट इन्वॉल्व है, कौन सी मसल ज्यादा वीक हुई है, कौन सी मसल ज्यादा टाइट हुई है, तो इसको हम इन शॉर्ट फिजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। और फिजिकल डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं वो उस कंसल्टेशन में पूरा कवर करते हैं, और उसके बाद ही आपकी ट्रीटमेंट्स चालू होती है। सो एक पर्ची को देख के, एक फाइल को देख के हम आपको एक्सरसाइज नहीं दे सकते जब तक आपकी बेसिक मसल एक्टिवेशन ही बराबर नहीं है। तो हम आपको एक्सरसाइज कैसे दें? अभी आप मुझे बताइए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो पहले वो अपने कदम बढ़ाता है, पहले वो क्रॉल करता है, ना ही वो पहले के कुछ दिनों में ही भागना चालू करता है। एक्सरसाइजेस का प्रोग्रेशन भी कुछ वैसा ही है, पहले रेंगना है, फिर एक एक कदम रखना है, फिर चलना है और फिर भागना है। इसको ही हम बेसिक, प्रोग्रेसिव एंड एडवांस एक्सरसाइजेस बोलते हैं। सो जब आप हमारे पास आएंगे, पहले हम ध्यान देंगे कि आपका पेन कम हो, पेन कम होने के बाद ही हम इस प्रकार के ग्रेडेड एक्सरसाइज चालू करते हैं। सो आज हम, जैसे मैंने बताया कि हम बात करने वाले मूवमेंट इन लाइफ पे। सो ये टॉपिक में अभी हम मेरे टीम के सभी फिजियोस अलग अलग बात करने वाले हैं। जैसे डॉक्टर ध्वनि बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के बारे में, हड्डी का टूटना या जैसे उम्र के साथ हड्डी में जो वीकनेस आती है या डीजेनरेशन होते हैं उसके बारे में। डॉक्टर पंक्ति बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में, सो बच्चा पैदा होने के पहले ही क्यों इम्पोर्टेंट है मूवमेंट करना, वो बात करने वाले हैं। डॉक्टर स्नेहा बात करने वाले हैं न्यूरो कंडीशंस में या फिर उम्र की वजह से जो बैलेंस इश्यूज होते हैं उनके बारे में। डॉक्टर सिद्धि बात करने वाले हैं जो वर्क फ्रॉम होम होते हैं, हाउसवाइफ्स होते हैं, उन लोगों में कैसे चेंजेस आते हैं उनके बारे में। सो ये सब टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। और आपने देखा ही होगा कि कैसे अलग अलग फील्ड में फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। अभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक पेशेंट आते हैं काव्या कृष्णन। तो जब वो आए तो वो स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेल रहे थे। उनका स्ट्रेंथ, जैसे एथलीट्स का स्ट्रेंथ होता है वैसे उनका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उनको नी इंजरी क्यों हो रही है वो हमें जानना था। और प्रॉपर फिजियोथेरेपी असेसमेंट करने के बाद हमें पता चला प्रॉब्लम बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन में है। सो हमने उनको बैलेंस की एक्सरसाइज दी। और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अभी वो स्टेट लेवल पे नहीं, अभी वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। सो वी फिजियोस आर इवन हेल्पिंग आवर एथलीट्स टू सर्व द नेशन इन सच अ वे। सो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और पहले हम बात करेंगे एंटीनेटल प्रेगनेंसी के बारे में। सो डॉक्टर पंक्ति अभी हमें बताने वाले हैं कि कैसे हम प्रेगनेंसी में कैसे चेंज ला सकते हैं और प्रेगनेंसी में ही की हुई मूवमेंट कैसे हमें फायदा दे सकती है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पंक्ति गाला और मैं आज आपसे बात करने वाली हूं कैसे हम फिजियोथेरेपी में छोटी छोटी मूवमेंट से एक्सरसाइज बनाकर प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और इन्हें बचा भी सकते हैं इन प्रॉब्लम्स से। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी एक प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसमें महिलाओं को हमेशा आराम करते रहना है। आराम करने से कोई इंजरी है जो हील हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। प्रेगनेंसी एक प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भ में एक बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होता है और ये प्रूवन फैक्ट है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं का एक्टिव रहना नॉर्मल है। इनफैक्ट स्टडीज ये कहती है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा एक्टिव रहने वाली महिलाओं में लेबर ज्यादा आसान और कम समय का रहता है।
इसीलिए प्रेगनेंसी में मूवमेंट नॉर्मल है और जरूरी भी है। अब हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे हम एंटीनेटल पीरियड यानी कि जब बच्चा महिला के गर्भ में होता है तब मूवमेंट से महिलाओं को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज का। पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज यानी कि ये हमारा पेल्विक बोन है, ये हमारा पेल्विस है, ये स्पाइन है, इसके नीचे आता है हमारा पेल्विक बोन, ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज यानी पेल्विस का, पेल्विक बोन का फॉरवर्ड यानी आगे और बैकवर्ड मूवमेंट। इस छोटी सी मूवमेंट को पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इस छोटी सी मूवमेंट से माँ को, कई प्रेग्नेंट महिलाओं में हम देखते हैं कि उन्हें लो बैक पेन होता है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के, महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के वजन के कारण शरीर के आगे का हिस्सा काफी भारी हो जाता है, जिस वजह से बैक में उनके लोड आता है, काफी प्रेशर आता है और इस वजह से उनको बैक पेन होता है। आगे के हिस्से में वजन के कारण पेल्विक बोन जो है ये भी आगे टिल्टेड रहता है। इसलिए जब हम पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम पेल्विस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, तब पोस्चर ठीक होता है और बैक में आराम मिलता है। वैसे ही ये एक्सरसाइज है वो महिलाएं लेट के, बैठ के, खड़े रह के, ऐसे कई पोजीशंस में कर सकती है और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है जिससे महिलाओं को आराम मिल सकता है और उनका प्रेगनेंसी ज्यादा खुशी से गुजर सकता है। दूसरी एक तकलीफ है जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में हो सकती है, जिसका नाम है सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन। सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन में ये जो पेल्विस मैंने आपको बताया, इसमें होता है लेफ्ट पेल्विक बोन और राइट पेल्विक बोन, और ये आगे से जुड़ा हुआ होता है एक सिम्फाइसिस नाम के कार्टिलेज से। जब किसी एक साइड से यानी कि लेफ्ट या राइट साइड से ज्यादा खिंचाव आ जाता है यहाँ पे, तो इस जॉइंट में अस्थिरता आ जाती है जो काफी पेनफुल होती है। फिजियोथेरेपी की एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हम प्रेग्नेंट महिलाओं को इस प्यूबिस सिम्फाइसिस वाली जो पेनफुल सिचुएशन है इससे बचा सकते हैं। जो वो एक्सरसाइज है, जो दोनों थाइज होते हैं उसके बीच में कोई पिलो या बॉल रख के दोनों थाइस को, वो बॉल को प्रेस करना है। इससे पेल्विस पे सपोर्ट रहता है और कोई एक तरफ से ज्यादा खिंचाव आने से बचाता है वो। ये एक्सरसाइज प्रेग्नेंट महिलाएं अपने दिनचर्या की एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जब वो सोए हुए रहते हैं रात को और एक करवट पे जाना है, तो करवट पे जाते समय उनके दोनों पैरों को मोड़ के एक साथ टर्न करना है ताकि कोई एक साइड से पेल्विस पे ज्यादा प्रेशर ना आए। जब वो कार पे अंदर बैठती है तो अंदर बैठते वक्त भी दोनों पैरों को उठा के साथ में अंदर रखना है। ये छोटी छोटी मूवमेंट को हैबिट बनाने से हम काफी पेनफुल सिचुएशन से बचा सकते हैं प्रेगनेंसी में महिलाओं को। अब बात करते हैं एंकल टो मूवमेंट। एंकल टो मूवमेंट एक्सरसाइज ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ पैर के पंजे को ऊपर और नीचे हिलाना है। प्रेगनेंसी में देखा गया है काफी बार महिलाओं को पैरों में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, स्पेशली जब उन्हें ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, ज्यादा चलना होता है। एंकल टो मूवमेंट करने से वहां की सर्कुलेशन अच्छी होती है और जो फ्लूइड वहां पे जमा हुआ रहता है उसकी मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट की वजह से पैरों की सूजन कम हो सकती है। सो सिंपल मूवमेंट से हम काफी पेनफुल परिस्थितियों से प्रेग्नेंट महिला को बचा सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है प्रेगनेंसी में कि पैरों में, काफ के रीजन में क्रैम्प्स आते हैं। ये क्रैम्प्स को भी ठीक करने के लिए बहुत सिंपल एक्टिविटी है। महिलाओं को लेट के काफ में, पैर पे, ये सारे एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। पैर पे बेल्ट डाल के बस पंजे को अपने तरफ खींचना है। ये सिंपल मूवमेंट से काफ के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और इससे क्रैम्प्स कम हो जाते हैं।
अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है, जो हमने सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन के बारे में बताया आपको, जिसमें थाइस के बीच में बॉल रख के प्रेस करना है थाइस को। इसमें दोनों पैरों को पहले मोड़ना है इस तरह से, ऐसे दोनों पैरों को मोड़ना है। ये दोनों पैरों के बीच में कुछ बॉल या फिर पिलो रखना है और महिला को दोनों थाइस से उसको प्रेस करना है। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज समझ गई हो, और ये सिंपल मूवमेंट से आप पेल्विस को सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप रूटीन में भी यूज कर सकते हैं जब आपको रात को करवट लेनी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर लेफ्ट साइड पे करवट लेनी हो तो पहले आपको दोनों पैरों को मोड़ना है, सिर उधर रखना है लेफ्ट साइड पे, और दोनों पैर को साथ में लेफ्ट पे टर्न करना है। इस तरह से पेल्विस पे कोई एक साइड से ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। दूसरा जो मैंने आपको एंकल टो मूवमेंट एक्सरसाइज के बारे में बताया, वो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, जिसमें पंजों को ऊपर और नीचे मूव करते रहना है 30 सेकेंड्स के लिए। ये आप दिन में कई बार कर सकते हैं। फिर काफ मसल्स पे जो क्रैम्प आते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो आपको स्ट्रेचिंग बताया था, उसमें आप ये स्ट्रेच बेल्ट है, आप इसकी जगह घर पे दुपट्टा भी ले सकते हैं। उसको पैरों के पंजों पे इस तरह से डालना है, हाथ पे पकड़ना है और बस पंजे को बेल्ट की मदद से या दुपट्टे की मदद से अपने तरफ खींचना है। ये 20 से 30 सेकेंड तक पकड़े रखने से काफ के मसल्स रिलैक्स होते हैं और क्रैम्प्स में काफी आराम मिलता है। जो हमने पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज की बात की थी, वो भी आप देख सकते हैं। महिलाएं बैठ के, खड़े रह के भी ऐसे पेल्विस पे हाथ रख के आगे और पीछे बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे छोटी छोटी मूवमेंट से प्रेगनेंसी में बड़ी बड़ी तकलीफें ठीक हो सकती है, और कई बार उन तकलीफों को अवॉइड भी किया जा सकता है। ये हो गई एंटीनेटल पीरियड की बात, जब बच्चा गर्भ में होता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल, मतलब जब बच्चे का गर्भ से जन्म हो जाता है बाहर की दुनिया में, तो प्रेगनेंसी के बाद का जो पीरियड होता है उसे पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। आप सोच रहे होंगे अब प्रेगनेंसी खत्म हो गई तो इसमें क्या अब परेशानी आ सकती है। 9 महीने तक बच्चे का वजन पेट में लेने के कारण पेट की स्नायु यानी कि एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर, जो नीचे का हिस्सा होता है जहां से बच्चे का जन्म होता है, ये दोनों स्नायु कमजोर हो जाती है। और ये दोनों भी मसल्स की स्टेबिलिटी हमारी दिनचर्या की हर एक एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ये मसल्स को कैसे स्ट्रेंथनिंग करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये वीक मसल्स के कारण जो दूसरे जगह पे प्रेशर आ सकता है, उनसे कैसे बचना है। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ को बार बार बच्चे को उठा के दूध पिलाना होता है, बार बार नापी चेंज करना होता है। ये एक्टिविटीज दिन में कई बार करनी पड़ती है, इसलिए ये जरूरी है कि ये एक्टिविटीज में माँ अब एक सही पोजीशन ले ये एक्टिविटी करने के लिए, जिससे उसके बैक पे, पेट पे, हाथ पे वगैरह ज्यादा वजन ना आए, स्ट्रेन ना आए। तो जब माँ दूध पिलाने के लिए बैठती है, तो अगर माँ बेड पे बैठ के बच्चों को दूध पिला रही है, तो इस तरह से बेड पे लेट के पीठ के पीछे जो है, पीठ के पीछे और घुटनों के नीचे तकिया रखने से बैक को आराम मिलता है, और पैर और शिशु के बीच में भी तकिया रखने से
पूरा शिशु का जो वजन है वो हाथ में नहीं लेना पड़ेगा और महिला को शिशु का सिर्फ नेक और बैक हाथ से सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप बैठ के दूध पिला रहे हो तो इस तरह चेयर में बैक के पीछे और पैर के नीचे कुछ रखना है कि पैर हवा में लटके ना रहे। शिशु के नीचे और पैर के बीच में भी एक पिलो रखना है। इस तरह से पोजीशनिंग करने से बॉडी सपोर्टेड रहती है और वीक मसल्स के कारण बैक पे, हाथ पे, पेट पे वगैरह स्ट्रेन नहीं आने के कारण माँ ये एक्टिविटी खुशी से कर सकती है बिना पेन के। एक और जैसे हमने एक्टिविटी बताया नैपी चेंजिंग पोजीशन, ये भी एक महिला को दिन में कई बार 10 से ज्यादा बार भी करना पड़ सकता है। और अगर ऐसे में वो कोई गलत पोजीशन में ये एक्टिविटी कर रही है तो ये काफी दर्द दे सकता है और काफी चिड़चिड़ापन ला सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि इस समय भी महिला एक सही पोजीशन अटेन करके ये एक्टिविटीज करे। जैसे कि अगर वो बच्चे को नापी चेंज करने के लिए ले रही है तो हमेशा उसको अपने एल्बो के लेवल पे रखे ताकि बैक से झुकना ना पड़े। इस तरह से एल्बो लेवल पे रखने से बैक स्ट्रेट रहेगा। अगर खड़े रह रहे हैं तो इस तरह से ये लेवल पे आना चाहिए। और अगर नीचे, अगर आपका लेवल नीचे है, अगर आपके पास ऊपर का कोई लेवल नहीं है तो आप इस तरह से स्क्वाट करके घुटनों के बल बैठ के बैक को स्ट्रेट रख के नैपी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में देखा गया है कि हंसते वक्त, जोर से बात करते वक्त, छींकते वक्त, कफ करते वक्त यूरिन छूट जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज में पेट का जो प्रेशर है, अब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे कि हमने बात किया, अब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक होने के कारण वो ब्लैडर को सपोर्ट नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम काफी चिड़चिड़ापन ला सकती है। कीगल्स नाम की एक सिंपल एक्सरसाइज है जिससे हम ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें केवल अपने नीचे के हिस्से में जहां यूरिन पास होती है उस स्नायु को ऊपर की तरफ खींच के रखना है और रिलैक्स करना है। ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर ये खिंचाव दिन में कई बार करने से हम इस तकलीफ को कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी जब तक आपकी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक हंसते वक्त या फिर छींकते वक्त आप हर बार अपने एब्डोमिनल मसल्स और पेल्विक फ्लोर के मसल्स को टाइट करके रखें, जिससे तब तक ये एक्टिविटीज में यूरिन पास नहीं होगी, आपको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे डॉक्टर ध्वनि ऑर्थोपेडिक कंडीशंस और मूवमेंट के बारे में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि पंचाल और आप सबको वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर मैं आपको ऑर्थोपेडिक कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है ये बताना चाहूंगी। ऑर्थो फिजियोथेरेपी कई सारे कंडीशंस में यूजफुल है, जैसे कि फ्रैक्चर होने के बाद, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, कोई डीजेनरेटिव कंडीशंस में, उम्र बढ़ जाने की वजह से जो जोड़ों में तकलीफें आती है उसके लिए। हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्मृति ने बताया कि एक पर्ची लेकर आते हैं जिसमें एक्सरसाइजेस लिखी गई होती है और वे उनके हिसाब से फॉलो करते हैं, जिससे दर्द कई बार बढ़ जाता है और ये दर्द लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ये ना हो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने फिजियो से कंसल्टेशन करना है और उनके बताए हुए एक्सरसाइज को ही फॉलो करना है। हम फिजियोथेरेपिस्ट आपकी पूरी तरह जांच करते हैं, आपके मसल्स की क्षमता देखते हैं और उस हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले हम बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आते हैं मसल एक्टिवेशन। इस एक्सरसाइजेस में मसल्स को एक्टिवेट किया जाता है। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते हैं प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस पे, जिसपे मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। और नेक्स्ट लेवल होता है हमारे एडवांस्ड एक्सरसाइजेस, जिसमें वेट्स और थेराबैंड्स की मदद से एक्सरसाइजेस की जाती है और इससे आपके मसल्स की ताकत बढ़ सकती है। अगर हम कंपेयर करें एक फुटबॉल प्लेयर और एक डेस्क जॉब वर्कर की इंजरी को, तो ये फुटबॉल प्लेयर को हम एडवांस्ड एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि उनके मसल्स की ताकत ऑलरेडी अच्छी होती है। अगर डेस्क जॉब प्लेयर
डेस्क जॉब वर्कर को कंपेयर करें तो। और डेस्क जॉब वर्कर को हम बेसिक से प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस तक देंगे। तो आज मैं आपको दो तरह के केसेस पर बात करना चाहूंगी। पहला है एक्सीडेंटल केस और दूसरा है डीजनरेटिव केस। तो एक्सीडेंटल केस का उदाहरण है बाइक से गिरकर कलाई का टूटना, कलाई की हड्डी का टूटना। ये हड्डी का टूटना जनरली हाथ पर डायरेक्ट गिरने की वजह से होता है, पूरे बॉडी का वेट उस पर आने की वजह से होता है। और ये फ्रैक्चर होने के बाद इमीडिएटली हाथ को प्लास्टर किया जाता है, और ये प्लास्टर इसीलिए किया जाता है ताकि हड्डी जुड़ जाए। ये प्लास्टर लगभग 6 हफ्ते से 3 महीने तक रखा जाता है। हड्डी जुड़ने में करीबन इतने दिन लगते हैं, और जब प्लास्टर निकाला जाता है इतने दिनों के बाद, तब जोड़ों में, मसल्स में, इनमें ताकत कम हो जाती है और इनका चल चलन कम हो जाता है, मूवमेंट्स कम हो जाती है। और ये सारी चीज होने का रीजन है जॉइंट्स में अकड़न आना, मसल्स स्टिफ हो जाना, मसल्स में ताकत कम हो जाना। और ये सारी तकलीफों को दूर करने के लिए, अपने मूवमेंट्स को नॉर्मल वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कैसे छोटे छोटे मूवमेंट्स की जाती है जिससे आपके रिस्ट के मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे। सो पहला है अपने रिस्ट को ऊपर और नीचे करना, इस तरह से। नेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट मूव करना। नेक्स्ट सर्कल्स बनाना। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके रिस्ट को ऊपर की तरफ का मूवमेंट इंक्रीज करने के लिए, दोनों हाथों को जोड़ना है और नीचे की तरफ पुश करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस आप 10 बार कर सकते हैं। और इसी तरह ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके आप अपने कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। फिजियो एक्सरसाइजेस करके आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, रूटीन काम में होने वाली तकलीफों से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो है डीजनरेटिव कंडीशन। डीजनरेटिव कंडीशन का मतलब है उम्र बढ़ जाने की वजह से जो जोड़ों में तकलीफ होती है वो। और ये सारी तकलीफें इसीलिए होती है क्योंकि मसल्स में ताकत धीरे धीरे उम्र बढ़ जाने से कम हो जाती है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है, हड्डियों में भी ताकत कम हो जाती है। डीजेनरेटिव कंडीशंस के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में चर्चा करूंगी। इस कंडीशन में घुटनों के जोड़ों के बीच जो हड्डियां होती है उसके बीच में गैप कम हो जाती है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है, और इसी वजह से चलने में, बैठकर उठने में, सीढ़ियां चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफें कम करने के लिए और इससे आगे और ना बढ़ने के लिए फिजियो एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ। पहली है बैठकर अपने घुटनों को सीधा करना है, इस तरह से नीचे। दूसरी कसरत है लेटकर। एक छोटा सा टॉवेल रोल ले सकते हो अगर घर में ऐसा कुछ अवेलेबल ना हो तो, और दोनों घुटनों के बीच में नीचे रखना है और घुटनों को नीचे दबाना है, और ये 5 गिनने तक पकड़ना है। 1 2 3 4 5 छोड़। ये ऐसी कई सारी एक्सरसाइजेस है जिससे आप अपने घुटनों की मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं और इससे होने वाली पेन को कम कर सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है आप सबको फिजियो एक्सरसाइजेस का जीवन में क्या महत्व है ये समझ आया होगा, और आप लोग ऐसे कोई भी कंडीशन में अपने फिजियो की हेल्प जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंक्ति एंड थैंक यू डॉक्टर ध्वनि। सो प्रेगनेंसी में और ये ऑर्थोपेडिक कंडीशन में हमने देखा कि कैसे एक छोटी छोटी मूवमेंट भी कैसे आपके रिकवरी को अफेक्ट कर सकती है। सो
छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस बताए ये हमारे बेसिक एक्सरसाइजेस है, और बेसिक एक्सरसाइज अगर हमने सही टाइम पे किया तो हमारे बहुत बड़े सर्जरीज भी प्रिवेंट होते हैं। सो अभी डॉक्टर सिद्धि आने वाले हैं आपसे बात करने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, जैसे ऑफिस में कैसे काम किया जाए, वर्क फ्रॉम होम के जितने लोग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो उनमें कैसे क्या चेंजेस आते हैं, और छोटे छोटे मूवमेंट्स जो उनको बड़े प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर सिद्धि। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धि है और आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे हम बात करने वाले हैं मूवमेंट इज लाइफ। कैसे छोटे छोटे मूवमेंट से आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। मैं बात करने वाली हूँ टॉपिक पे कि मांसपेशियों के वजह से ऑफिस जाने लोग और महिला में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और वो कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। काम की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, जो तकलीफें महिला और वो जो काम करते हैं घर पे उनको होती है, उसे हम मेडिकल टर्म में क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर बोलते हैं। क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर का मतलब है बार बार एक ही पोजीशन या पोस्चर में काम करने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल है उसका झुक झुक के काम करना या बड़े समय तक टाइपिंग का काम करना। इसके वजह से आपके मांसपेशियां है वो टाइटनेस में चले जाते हैं, उनका स्ट्रेंथ कम हो जाता है और फिर उनमें पेन आ जाता है। अब ये क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर किस वजह से होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। उसका पहला कारण है पोस्चर। पोस्चर मतलब अपने चलने के, बैठने के और उठने का जो बॉडी का तरीका होता है उसे हम पोस्चर बोलते हैं। पोस्चर दो प्रकार के होते हैं, गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर। गुड पोस्चर वो होता है जिसमें आपकी पीठ सीधी हो और आपके ईयर्स, शोल्डर और एल्बो एक लाइन में हो। बैड पोस्चर की वजह से स्पाइन प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ये सब होते हैं और फिर आपके बॉडी ये सब होते हैं। सेकेंड इज पोजीशन। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक काम करने की वजह से आपका पोस्चर खराब हो जाता है और उसके वजह से आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती है, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और डीजेनरेटिव चेंजेस और इंजरीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो स्टिफनेस में चले जाते हैं। रिसर्च कहता है कि अगर आप एक ही जगह पे आधे घंटे से भी ज्यादा बैठे तो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कम हो जाता है। तीसरी चीज है लोकलाइज प्रेशर। अभी जो घर पे काम करते महिला है उनका आदत होती है कि एक ही समय पे 4-5 काम वो एक साथ करते हैं। उसके वजह से उनके मांसपेशियों पे ज्यादा प्रेशर आता है, उनके मसल्स ज्यादा स्ट्रेन होते हैं और महिला एक्सरसाइज घर पे करते ही नहीं है, उनकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। थर्ड है रोटेशनल मूवमेंट। हम सबको आदत होती है कि रोटेशन मूवमेंट्स ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से जो छोटे छोटे स्नायु है अपने मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाते हैं और उनपे स्ट्रेन आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि आप ये सब प्रॉब्लम्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका जो पेन है वो कम हो सकता है। पहले है लंबे समय तक बैठना आपको अवॉइड करना है। एक जगह पे 4 से 5 घंटा कंटिन्यूस बैठना नहीं है। अगर आप 1 घंटा कंटिन्यूस बैठे रहेंगे तो जगह से आपको उठना है और बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करना है या फिर वॉक करना है। महिलाओं को घर पे खड़े रह के ज्यादा समय तक काम नहीं करना है। अगर 1 घंटा उन्हें किचन में कंटिन्यूस काम किया रहेगा तो 5-10 मिनट बैठ के आराम करना है। अगर मैं एग्जाम्पल है कि अगर सब्जी काट रहे रहेंगे तो सब्जी खड़े रह के नहीं काटनी है, बैठ के काटनी है। और किचन का जो गैस है वो आपके शरीर से ज्यादा दूर नहीं चाहिए, आपके शरीर के पास चाहिए, सो दैट आप जब हाथ का मूवमेंट करते रहेंगे तो आपके शोल्डर पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आए। जो सामान आपको रोज लगता रहेगा, जो यूटेंसिल्स आपको रोज लगती रहेगी वो आपके आजू बाजू ही रखो, सो दैट आपके रोटेशन मूवमेंट्स है, बार बार झुकने वाले जो मूवमेंट्स आप नहीं करेंगे वो अवॉइड हो जाएंगे और मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा। अगर आपको कुछ नीचे से उठाना रहेगा हो तो डायरेक्ट कंबर से बेंड नहीं होना है, पहले अपने घुटने बेंड करने हैं और फिर वो चीज उठानी है ऊपर।
अभी आप सबको पता है कि फीमेल्स में वेरिकोज वेन्स नाम की जो कंडीशन है वो बहुत कॉमन है। वेरिकोज वेन्स मतलब क्या, आपके घुटने के नीचे के जो नस है उसमें खून जमा हो जाता है। अभी ये वेरिकोज वेन्स नाम की कंडीशन फीमेल्स में ही ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक खड़े रह के काम करते हैं, मोटापे की वजह से होता है। तो वेरिकोज वेन्स से वो कैसे बच सकते हैं? सिर्फ 15 to 20 मिनट्स अगर वो रोज वॉकिंग करेंगे, उससे वेरिकोज वेन्स का जो पेन होता है वो कम हो जाता है। उससे वॉकिंग से क्या होता है, आपके घुटने के नीचे जो मसल्स है, जिसे हम मेडिकल टर्म में काफ मसल्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो पंप हो जाते हैं। उसके वजह से उधर का जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है। और सिर्फ ये छोटी सी मूवमेंट, सिर्फ छोटे से वॉकिंग से वेरिकोज वेन जैसे वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो वर्क फ्रॉम होम या डेस्क जॉब या सिटिंग जॉब करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि उनके मसल्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो। पहली चीज है कि उन्हें आपकी सिटिंग की चेयर है जो अर्गोनॉमिक चेयर होनी चाहिए। अर्गोनॉमिक चेयर मतलब चेयर जिसके बैक सपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, जिसका मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए और जिसकी हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए। अगर चेयर की हाइट ज्यादा है तो आपके हाथ कंफर्टेबली टेबल पे रेस्ट नहीं होंगे और आपके पूरा प्रेशर आपके एल्बो पे आएगा और उसकी वजह से एल्बो पेन शुरू होगा। अगर आपकी चेयर की हाइट ज्यादा ही ऊपर है तो आपके कलाई है वो मुड़ जाएगी और उसके वजह से व्रिस्ट पेन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कंप्यूटर कभी भी आपके आई लेवल पे होना चाहिए सो दैट आपकी गर्दन को आपको ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। एंड देन So that was really very good information, डॉक्टर सिद्धि। So डॉक्टर सिद्धि ने हमें बताया है कि हाउसवाइफ्स में हम लोग छोटी छोटी बातें रहते हैं कि किचन से कुछ ट्रॉली से निकालना है तो हम तुरंत झुक जाते हैं। हमें घुटने से झुकना है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, एक नॉर्मल डेस्क जॉब है आपका, जहाँ पे चेयर पे आप बैठ रहे, टेबल पे आपका स्क्रीन है, तभी आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की स्क्रीन आपके आंखों के पास होनी चाहिए, आपकी चेयर की हाइट उतनी ही होनी चाहिए कि आपके पैर नीचे रेस्ट करे और आपका जो हिप है और नी है वो एक लाइन में हो, और आपको मूवमेंट करते रहनी चाहिए। जैसे सब्जी काटते वक्त, अगर सब्जी आप काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते वक्त तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जी काटते वक्त, आटा गूंथते वक्त तब आप ये लिबर्टी ले सकते हैं कि आप डाइनिंग टेबल पे भी ये काम कर सकते हैं। और वैसे ही आपको ब्रेक्स लेनी है। ब्रेक हम क्यों लेते हैं? ताकि जो स्टैग्नेशन है मूवमेंट का, जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जो उन्होंने क्यूमुलेटिव ट्रॉमा बताया है, तो जो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। पिक्चर देखते वक्त भी फ्रेंड्स हमें इंटरवल मिलती है 3 घंटे में की तो पिक्चर होती नहीं है, 2 घंटे में भी पिक्चर हुई, फिर भी 1 घंटे के बाद इंटरवल मिलती है, वो भी सोच समझ के मिलती है। एक तो हमारी बॉडी तभी मूव होनी चाहिए, दूसरा हमारे पेट में पानी और खाना भी जाना चाहिए। सो ये जो ब्रेक्स होते हैं हम लेते हैं कुछ भी काम करते वक्त, तो ये क्यूमुलेटिव ट्रॉमा ना हो इसलिए हमें वो ब्रेक लेना जरूरी है। सेम जो डेस्क जॉब वर्कर्स है उनके लिए भी यही अप्लाई करता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या अपने किसी डेस्क पे काम कर रहे हैं, तो आपको हर 30 to 35 मिनट्स में ब्रेक लेना है। 30 to 35 मिनट्स इज आइडियल टाइम टू टेक ब्रेक। सो ये हुआ हमारे डेस्क जॉब वर्कर्स के बारे में और हाउसवाइफ्स के बारे में एक छोटी सी मूवमेंट जो हमने यहाँ पे बताई कि आपको ब्रेक लेना है और खुद को स्ट्रेच करना है। उससे आपके बड़े बड़े तकलीफें, स्पॉन्डिलाइटिस समान तकलीफें कम हो सकते हैं या फिर प्रिवेंट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सिद्धि, आपके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अभी हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा हमें बताने वाले हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कैसे हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारा बैलेंस। हमारा बैलेंस हम सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर स्नेहा। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा और आज हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे आपसे बात करने वाले हैं मूवमेंट इज लाइफ, जो कि हमारा टॉपिक है। तो मूवमेंट इज लाइफ हमने ये क्यों चुना? बिकॉज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चलना फिरना, जिसमें हमें बैलेंस की बहुत जरूरत रहती है।
जैसे बैलेंस की प्रॉब्लम हमें उम्र बढ़ते जैसे हम अपने 60 क्रॉस करते हैं तब ज्यादातर देखने को मिलती है। और हमारे न्यूरोलॉजिकल केसेस जैसे कि पार्किंसन डिजीज हो गया या तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई या पैरालिसिस के बाद जो हमारे बैलेंस में दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं वो ये जो समस्याएं हम अपनी फेस करते हैं वो हम छोटी छोटी सिंपल मूवमेंट से कैसे फिजियोथेरेपी द्वारा उस सारी समस्याओं में सुधार ला सकते हैं। अभी उम्र बढ़ने के कारण न्यूरोलॉजिकल केसेस में कैसे होता है कि कोई अफेक्शन होता है उसकी वजह से बैलेंस आपका जाता है। उम्र बढ़ने के कारण जैसे हम अपने 60 क्रॉस किए रिटायरमेंट के बाद सडनली हमारा उतना चलना फिरना बंद हो जाता है। जैसे हम बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या फिर हम घर से उतना बाहर नहीं निकलते, अपने पोतों पोतियों के साथ उतना हम नहीं खेलते, इंटरेक्शन हमारा कम रहता है। वो बैठने की वजह से, ज्यादा मूवमेंट नहीं करने की वजह से कुछ एजेड जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें चलने फिरने में या बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है। तो उनके लिए हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूवमेंट्स के जो बताएंगे अभी आपको, जिससे आप अपनी समस्या में सुधार ला सकते हैं। और एजेड में जैसे कि मसल का कमजोर होना, जैसे ही आपको डॉक्टर ध्वनि ने बताया ही है कि स्नायुओं का वीक होना और अपने जोड़ों का वीक होना, उसकी वजह से भी हमें कभी कभी बैलेंस की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम आज बात करेंगे बैलेंस हम कैसे छोटी छोटी मूवमेंट जो है वो कैसे करेंगे और उससे हमें कैसे सुधार मिलेगा। ठीक है, मैं आपको 3 से 4 मूवमेंट दिखाऊंगी। पहले मैं बताऊंगी सीधा चलना। सीधा चलना ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, लेकिन कई बार हम लोग बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बैठते रहते हैं और विद डिजेनरेशन सीधा चलने में भी तकलीफ होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीधा चलना ये कौन सी एक्सरसाइज है, लेकिन जब दोस्तों उम्र हो जाती है ना तो सीधा चलना भी एक टास्क होता है। तो 60 के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक लाइन पे चलना भी एक बैलेंस एक्सरसाइज है। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं चलो एक लाइन में चलो, वैसे आपको सीधा चलना है। सीधे चलते टाइम हमें ये ध्यान देना है हमारे जो हाथ होते हैं वो हमारे पैरों के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। अभी आपको ये लगेगा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का वो मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो सीधे चलते टाइम हमें हाथों का सही से उपयोग करना है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगी, साइड में चलना। क्या आपको याद है आप कभी साइड में चले थे? बच्चों के साथ खेलते वक्त ही हम साइड में चलते हैं, खो खो करते वक्त ही हम साइड में चलते हैं। लेकिन साइड में चलना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों, छोटी छोटी मूवमेंट है, इससे हमारी ब्रेन में रजिस्टर होता है और कुछ एरियाज ब्रेन की है वो उस दौरान फायर होती है और ऐसे ही हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। इसे हम मसल मेमोरी बोलते हैं। साइड में चलना, अभी साइड में चलना हमारे लिए क्यों जरूरी है? साइड में चलना मतलब अगर आप सडनली चल रहे हैं और क्राउडेड प्लेस है तो आपको अपनी जगह बदलते रहना है। दूसरी बात, अपने बैलेंस को मेंटेन करते हुए आपको गिरना नहीं है, बट आपको अपनी जगह बदलना है। इसलिए हम अपने ब्रेन को ऑलरेडी ट्रेन करते हैं कि हमें अपनी जगह अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम कैसे बदलेंगे। तो साइड में चलना इसलिए जरूरी है। अभी मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत आसान एक्सरसाइज बताऊंगी, पीछे की तरफ चलना। पीछे की तरफ तो हम चलते ही नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 से 2 साल तक, उसके बाद जब वो चलना सीखते हैं, रेंगना भी कोई तब उस उम्र में सीखता है, तो वो पीछे भी रेंगते हैं और उल्टा भी चलते हैं। जब वो उल्टा चलते हैं उनकी जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होती है वो स्ट्रांग होती है और वो स्ट्रांग होने की वजह से उनका जो बैलेंस भी है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो सीधा चलना, साइड में चलना और उल्टा चलना, ये सब चीजों से आपका बैलेंस बना रहेगा, आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा। अगर आपको कुछ तकलीफ नहीं है फिर भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे ही हमारी इतनी जगह होती है कि एक 4 से 5 मिनट तक हम लोग ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
और ये चलना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम लोग कभी बाहर जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं और अचानक गाड़ी आ गई, सो बुजुर्गों में ये एक्सरसाइजेस इसलिए इम्पोर्टेंट है हम सबके साथ ही, क्योंकि अगर कोई चैलेंज, कोई ऑब्स्टिकल बीच में आया तो वो अपना जो चलना है वो एकदम साइड में कर सकते हैं, पीछे चल सकते हैं, या फिर उस ऑब्स्टिकल को, उस रुकावट को साइड में करने के लिए खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ बैलेंस ही नहीं, लेकिन खुद का कंट्रोल भी हमारे बॉडी पे होना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी लेकिन बहुत ही अहमियत रखती है ये एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज से आप पता नहीं कितने सारे एक्सीडेंट्स या मे बी इंजुरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज है आड़ा टेढ़ा चलना। ये आड़ा टेढ़ा मतलब 8 के पैटर्न में चलना। 8 के पैटर्न में चलने से हमारा ब्रेन रेगुलरली ट्रेन होता है। जैसे कि मैम ने बताया कि सडनली जैसे अगर ट्रैफिक है, आपको चेंज करना है, कुछ आपके सामने बच्चा आ गया या आपके सामने कुछ भी ऐसा व्हीकल आ गया, तो वो आपका ब्रेन ट्रेन होता रहता है, वो सडन रिफ्लेक्स से वो अपनी जगह बदल देता है। तो आप अपनी इंजरी को खुद से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट इज लाइफ, तो उसमें सिर्फ छोटी छोटी मूवमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमें सक्रिय रखती है। छोटी छोटी मूवमेंट जैसे रोज के 10 मिनट अगर आप चलेंगे तो वो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, वो आपके सारे हार्मोन को रेगुलेट करता है, वो आपका जो इम्यूनिटी रहती है उसे भी मेंटेन करता है। तो आप अपने लाइफ में सिर्फ 10 मिनट का कंट्रीब्यूशन देके आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ और हेल्दी बॉडी जीते हैं। उसके बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो एजेड है उनको ही ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप अभी से भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी बढ़ती उम्र में जो आप आगे की समस्याओं को फेस करने वाले हैं वो आप अभी से प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं, कोई हल्की ट्यून सुन सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज वो हमारे ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे ब्रेन को, हमारे टिश्यू को, मसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है और हमें अंदर से खुश रखता है। एक हेल्दी लाइफ के लिए हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा। सो म्यूजिक थेरेपी के साथ नॉर्मल गाने सुनते वक्त अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। इस टाइम के लिए मत रुकिए कि मुझे तकलीफ होगी तब ये करें। अगर आपने देखा होगा, अगर आपके बच्चे फुटबॉल, कराटे क्लासेस में जाते हैं तो उनके कोचेस उनको उल्टा चलने के लिए जरूर बोलते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेल रहे? नहीं, क्योंकि उनका बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई प्लेयर आगे से आया या फिर बॉल ही आया तो वो खुद को कैसे बनाए रखे बैलेंस में, इसलिए वो होता है। तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके बच्चों को और घर के बुजुर्गों को भी ये एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच स्नेहा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अभी हम बात करेंगे हार्ट एंड लंग्स में कैसे छोटे छोटे मूवमेंट बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं डॉक्टर गरिमा। हेलो टू ऑल, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा यादव, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट वत्सला वेलनेस क्लिनिक। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्ट और लंग्स के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा मेन है बात करना मूवमेंट इज लाइफ के बारे में। मूवमेंट इज लाइफ का मतलब होता है एक छोटी छोटी चीजों से आप किस तरीके से बड़ी बड़ी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 2 टॉपिक के बारे में। पहला है हार्ट के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं बाईपास क्या होता है। बाईपास का मतलब होता है जो सर्जरी होती है हार्ट अटैक आने के बाद, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और दूसरा हम देखने वाले हैं कोरोना वायरस होने के बाद में जो थकान, जो सिम्टम्स हम लोगों को महसूस होते हैं, उससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट का जो काम होता है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना, ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करना और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उसको प्रोवाइड करना। जब हार्ट अटैक आता है तो ब्लड की कमी के कारण ये जो ऑक्सीजन होता है वो बॉडी में फैलना कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है और हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है। इस दौरान आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल का जो प्लॉक होता है उसके कारण आर्टरी ब्लॉक होती है, उस कारण आपको हार्ट अटैक होता है।
तो हार्ट अटैक को ठीक करने के लिए 2 टाइप की सर्जरी होती है। पहली होती है एंजियोप्लास्टी, जो कि जब आपका हार्ट में सिंगल कोई आर्टरी इन्वॉल्व होती है या बहुत कम जो मात्रा में जो प्लाग होता है वो होता है, तब होता है एंजियोप्लास्टी। और जो बाईपास होता है वो होता है जब कोई मेजर आर्टरी जैसे कि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है या 2 से 3 आर्टरी इन्वॉल्व होती है, तो बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी क्या होती है? बाईपास सर्जरी में जो सर्जन होता है आपके बॉडी से ही आर्टरी या वेन्स का एक पोर्शन लेता है, जिसको जो बंद हुई जो आपकी सिकड़ी हुई आर्टरी होती है उसको रिप्लेस करता है। तो बाईपास सर्जरी के कारण आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे मूवमेंट से आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं बड़ी बड़ी सर्जरी से, किस तरीके से आप उसे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आपकी सर्जरी होती है तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन की टीम जो होती है फिजियोथेरेपिस्ट की, वो डे 1 से आईसीयू में काम करना शुरू करती है। तो हमारा 2 एम होता है। सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव पेशेंट को सिखाते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, और दूसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब सर्जरी होने के बाद। तो प्री ऑपरेटिव ट्रेनिंग हम लोग इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कि सर्जरी के साथ में आपको क्या चेंजेस होने वाले, किस तरीके से आपको आपके बॉडी के मूवमेंट करना है, किस तरीके से आपको अपनी देखभाल करना है, और आपका एक इंटरैक्शन फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में अच्छे से बॉन्ड हो जाता है ताकि आप कंफर्टेबल रहे सारी एक्सरसाइज करने में। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर सर्जरी के बाद में, तो प्री ऑपरेटिव केयर में हम एक्टिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, जो कि एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब होता है आप खुद से करने वाली एक्सरसाइजेस, हाथों और पैरों की एक्सरसाइजेस इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा होता है हम पेशेंट को पॉस्चर करेक्शन सिखाते हैं। पॉस्चर करेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब बाईपास सर्जरी होती है तो आपके हार्ट की जो ब्रेस्ट बोन होती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं, उसे खोल के हार्ट तक का पहुंचाया जाता है। तो उस जगह पे इंसिजन्स होते, मतलब टाके होते जो कि बहुत लंबे होते हैं, और उस टाकों में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर्जरी के बाद में, जिसके कारण आपका मूवमेंट काफी दिनों तक का प्रभावित रहता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसको आपको पहले ही सिखाया जाता है कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में, जो आपका वेंटिलेशन, जो हवा का आना जाना होता है, उसको कैसे इंप्रूव करता है, और कैसे आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स, जो सांस लेने की मसल्स होती है, उसको इंप्रूव करता है। लास्ट हम देखने वाले हैं कफिंग के बारे में। जब सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया होता है और आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होते, तो आपके फेफड़ों में कफ जमा होना लगता है। तो वो कफ इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एकदम से आप निकाल नहीं पाते हैं, और सर्जरी के कारण आपकी मसल्स वीक होती है। तो आपको पहले से ही ट्रेनिंग किया जाता है कि किस तरीके से आपको कफ को निकालना है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग शुरू करते हैं फिजियोथेरेपी डे 1 से। डे 1 में जब हम पेशेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हम उनके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइजेस हम लोग उनकी बेड पे डे 1 से ही शुरू करते। तो एक्सरसाइजेस में जैसे हमने डिस्कस किया था, मूवमेंट इज लाइफ, तो एक स्मॉल एक्सरसाइजेस है जिसे हम एंकल पंप कहते हैं, जिसमें आपको सीधा सो के सिर्फ एंकल को, आपके पैरों के पंजों को ऊपर नीचे हिलाना है। जैसे डॉक्टर पंक्ति ने भी अभी डिस्कस करके आपको बताया था कि एंकल पंप मूवमेंट कैसे करते हैं। वो एक छोटा सा जो मूवमेंट है आपको बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारी, जिसे सर्जरी के बाद में डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उससे प्रिवेंट करता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है आपके वेन्स में खून का थक्का जम जाना, और जब ये थक्का जम के कोई भी आपके ऑर्गन्स में जाता है तो आपकी मौत तक होती है, मौत तक हो सकती है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा मूवमेंट, जो आपको लगेगा कि ये सिर्फ पैर ही तो हिलाना है, लेकिन ये आपको कितनी बड़ी चीज से प्रिवेंट कर सकता है। तो डे 1 में हम फिजियोथेरेपी शुरू कराते हैं, जिसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी आती है, जिसमें परकशन और वाइब्रेशन के तरीके से हम कफ को निकालने में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देते हैं, और पैरों और हाथों की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। डे 2 पे हम पेशेंट को साइड में, बेड साइड में बिठा के एक्सरसाइजेस शुरू करवाते हैं। डे 3 में हम पेशेंट को चेयर सिटिंग देते हैं, मतलब बेड से नीचे उतार के। डे 4 में हम पेशेंट को वॉकिंग देते हैं, वॉकिंग फॉर 100 मीटर्स। डे 5 में पेशेंट को हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग सिखाते हैं, मतलब 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर चढ़ना और उतरना। ये सब चीजें करवाते हैं। उसके साथ साथ में उनका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल हम लोग कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। और डे 7 में मोस्टली पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमारा ये यहाँ तक का ही सफर खत्म नहीं होता है। हम लोग पेशेंट को फॉलोअप डिस्चार्ज होने के बाद में भी बुलाते हैं, जिसमें जो फेज 2 होता है वो शुरू होता है, जो कि ओपीडी में होता है, जिसमें एक्टिविटी, जो आपकी डे टू डे, जो डेली लिविंग की जो आपकी एक्टिविटी, रोजमर्रा की जो लाइफस्टाइल है, उसको कैसे इंप्रूव करे वो सिखाया जाता है। और फेज 3 होता है, जो कि 12 वीक के बाद में होता है। उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ताकत
स्ट्रेंथ और फंक्शनल कैपेसिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने बाईपास होने के बाद में भी मैराथन तक का रन किया है। तो मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर पी वेंकटरमन की, जो कि 51 एज में उन्होंने हाफ मैराथन रन किया था। उनका सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी, जो कि 1 साल बाद में उन्होंने हाफ मैराथन रन किया था। और यही नहीं कि उन्होंने एक बार रन किया है, उनने 118 बार मैराथन रन कर चुके हैं और आज तक टिल डेट वो 21 किलोमीटर्स पर मंथ खुद रन करते हैं। वो मेंबर है जिपर क्लब के, उन्होंने खुद ने ट्रेनिंग किया है, वो यूएस सर्टिफाइड हो चुके हैं और वो सारे जो पेशेंट है जिनको बाईपास सर्जरी हुई है उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे मूवमेंट से आप एक मैराथन तक का रन कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मिस्टर रामचंद्रन का, जिनका 36 की ईयर में, मतलब बहुत जल्दी जिनकी सर्जरी हुई थी बाईपास की, उन्होंने भी हार नहीं मानी और 1 साल के अंदर उन्होंने भी मैराथन रन किया है। और थर्ड मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर रजनीश राठौर के बारे में, जिन्होंने अब तक का टिल डेट 37 मैराथन रन कर चुके हैं। तो ये था हार्ट के बारे में और सीएबीजी के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस होने के बाद में आप सबको पता है कि किस तरीके के बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस ने हमारे बॉडी की काफी ज्यादा जो क्षमता है उसको रिड्यूस घटाया है, जिसके कारण हमें अजीब अजीब से सिम्टम्स होने लग गए हैं। इस दौरान आपका शरीर ठीक होने के बावजूद भी प्रॉपर तरीके से उसे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया है और डिफरेंट टाइप के आपके जो सिम्टम्स होते हैं बॉडी में वो होने लगे, जैसे कि आपको जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, कमजोरी होती है, सांस लेने की समस्या होती है, हार्ट और लंग्स में काफी बीमारियां शुरू हो गई है, जैसे कि अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाना। ये जो सारे सिम्टम्स है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा न्यू है, बिकॉज ये नया वायरस है, इसे अभी हमारी बॉडी ने इस तरीके से अडॉप्ट नहीं किया है। तो हमारे ऑर्गन्स भी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स है जैसे कि थकान, तो उसे कैसे रिलीव करना है, उससे कैसे निजात पानी है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मैं एक सिंपल सी छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बॉडी में बड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है नाक से लंबी गहरी सांस लेना और मुंह से उसे धीरे धीरे छोड़ना। जिसका मतलब होता है जब आप नाक से लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेते हैं और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको क्या फायदा मिलता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके बॉडी के जो गैशियस एक्सचेंज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसको बढ़ाता है। वेंटिलेशन, जो हवा का आवागमन होता है, उसको बढ़ाता है। आपकी फेफड़े की और छाती की जो मसल्स होती, मांसपेशियां होती है, उसको ताकत देता है ताकि आप प्रॉपरली ब्रीदिंग करें। गलत ब्रीदिंग पैटर्न जो हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उसको सुधारता है। और जब भी आपको थकान का एपिसोड होता है आप ये एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पर्स स्लिप ब्रीदिंग के बारे में। पर्स स्लिप ब्रीदिंग सबसे ज्यादा सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट यूज करते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिन्हें पोस्ट कोविड थकान महसूस होती है। ये एक्सरसाइजेस आप कोई भी किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैंडिंग में कर सकते हैं, सिटिंग में कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं। जब आप चल रहे हैं और आपको अचानक से थकान महसूस हो रही है तो आपको रुकना है और विद इन 5 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करना है। आपका जो हार्ट रेट बढ़ रहा है और जो आपको थकान महसूस होती है, हाफी आती है, वो तुरंत कम हो जाती है। साथ ही साथ में इस एक्सरसाइजेस में आपको अभी कैसे करना है वो हम प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन या कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे अभी मैं सिटिंग में हूँ, बैठी हुई हूँ, तो मैं प्रॉपरली बैठूंगी। मेरा स्पाइन जो है स्ट्रेट रहेगा, पोस्चर जो मेरा बॉडी का है वो सीधा रहेगा और पैर मेरे पंजे जो है वो बॉडी के नीचे फ्लोर पे टच होंगे। अभी आपको धीरे धीरे नाक से लंबी गहरी सांस लेना है, जैसे आप कोई फ्लावर या कोई फूल को सूंघ रहे हो। देखिए, और धीरे धीरे उसे जैसे हम सीटी बजाते हैं या केक पे लगी हुई मोमबत्ती को जैसे हम धीरे से फूंक मारते, उस तरीके से आपको उसे फूंक मारना है। फिर से एक बार देखिए, नाक से लंबी गहरी सांस लेना है और फूंक मारते हुए उसे बाहर निकालना है। ये एक्सरसाइजेस आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। इसे आप दिन में कितने भी बार कर सकते हैं और जो भी पोजीशन में आपको थकान महसूस होती है आप इस एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो ये था हार्ट और लंग्स के बारे में और आगे मैम विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर गरिमा। सो हमने अभी हर एक कंडीशन में
हालांकि इसमें हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हमारा लाइफ खत्म ही नहीं होगा। हमने देखा कि हार्ट, लंग्स, न्यूरो, ऑर्थो, फिर उम्र बढ़ने की वजह से, प्रेगनेंसी में, ये सब कंडीशंस में कैसे हमें फर्क पड़ता है छोटी छोटी मूवमेंट से। जो पैरों के पंजे हिलाने का ये छोटा सा मूवमेंट है, ये छोटा सा मूवमेंट नहीं है, ये लाइफ सेविंग मूवमेंट है। अगर आपने ये बराबर किया तो बहुत सारी चीजें टल सकती है, बहुत सारी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मूवमेंट के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अंडररेटेड होती है, जिसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। वो है सबसे पहले तो हमारा पानी। हम लोग पानी तो पीते ही नहीं है, जब प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हर 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना चाहिए? अगर आप 60 किलो के हैं तो आपका 3 लीटर पानी होता है क्या? तो ये सोचिए। या फिर अगर हम वजन को नहीं पकड़े तो हमारा रोज का 3 से 3.5 लीटर पानी होना चाहिए, या 8 से 12 ग्लास पानी होना चाहिए। 8 कम से कम, 12 ज्यादा। ऐसे पानी होना चाहिए। दूसरा है हमारा विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में जॉइंट पेन से लेके तो मूड स्विंग से लेके तो हेयर लॉस तक सब करता है। हम लोग बहुत कुछ चीजें ट्रीट करते हैं, लेकिन विटामिन डी देखना ही भूल जाते हैं। तो अगर आपको विटामिन डी का कोई तकलीफ नहीं है और ये सब सिम्टम्स है, मूड स्विंग हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, मतलब विदाउट एनी रीजन एड़ी दुख रही है, हेयर लॉस हो रहा है, तो आप अपना विटामिन डी जरूर चेक कराइए। जैसे मैंने आपको बताया, ये संडे हमारे क्लिनिक में कैंप है, जहां पे आपका विटामिन डी का जो टेस्ट 1200 का होता है, वो इस कैंप में सिर्फ 600 रुपए का होगा। पानी, विटामिन डी एंड स्लीप। नींद को तो हम भूल ही जाते हैं, हमें लगता है कि वर्कआउट करना है, खाना खाना है, लेकिन क्या हम 6 से 7 घंटा अच्छे से नींद लेते हैं? 6 से 7 घंटा मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 बजे सोओगे और 8 बजे उठोगे। आपको वो बॉडी हीलिंग पीरियड में अच्छे से नींद लेना है। 11 से 6 का ये जो पीरियड है, उसमें आपको अच्छे से नींद लेना है। आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। और फिर है आपके स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमने बहुत स्ट्रेस लिया और बहुत सारी मूवमेंट्स नहीं की या सब फॉलो किया, तो फिर उसके वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि हम सब तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस के वजह से हमारी बॉडी उस एक्सरसाइजेस को, उस फिजियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो मूवमेंट के अलावा आपको ध्यान देना है आपके पानी पे, आपके विटामिन डी पे, आपके नींद पे और आपके स्ट्रेस लेवल पे। जैसे डॉक्टर स्नेहा ने भी बताया है कि म्यूजिक थेरेपी, सोते वक्त या फिर जब आप काम भी कर रहे हैं तो एक लाइट म्यूजिक लगाइए। 456 मेगाहर्ट्ज का एक म्यूजिक होता है जो हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम को पैसिफाई करता है। आप ये भी म्यूजिक लगा सकते हैं। ये था हमारा करीबन 1 घंटे का लाइव, जहाँ पे हमने कोशिश की कि आपको थोड़ी लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन दे। होप कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी हमारे साथ लाइव बने रहे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप सबको हम लोगों की तरफ से और एक बार हैप्पी फिजियोथेरेपी डे। थैंक यू सो मच।